हमारे पास जो एल्गोरिदम है वो आ जाता है SRJF यानी शॉर्टेस्ट रिमेनिंग जॉब फर्स्ट। और इसमें कौन सी स्कीम है? प्रेम्प्टिव। अब जो हमारे पास प्रेम्प्टिव है उसमें क्या होता है कि CPU थ्रो करता है प्रोसेस को, ठीक है। और इसकी कुछ रीज़न होती हैं कि वो मतलब CPU प्रोसेस को बाहर निकाल देता है। इसकी पहली रीज़न ये है कि जब इंटरप्ट अक्कर होता है तो प्रोसेस गोज़ टू रेडी क्यू, ठीक है। जब CPU एग्जीक्यूट कर रहा होता है किसी प्रोसेस को, अगर इंटरप्ट आ जाए तो प्रोसेस दोबारा रेडी क्यू के पास चला जाता है। एक इसकी ये रीज़न है। दूसरा ये है कि जो प्रोसेस का टाइम है वो कंप्लीट हो गया होता है, तो इसलिए CPU जो है प्रोसेस को मतलब प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता, प्रोसेस का टाइम कंप्लीट हो गया होता है, तो इसलिए CPU जो है ना प्रोसेस को बाहर फेंक देता है। और थर्ड हमारे पास है कि जब हमारे पास वेटिंग क्यू से रेडी क्यू की तरफ जाता है तब भी CPU मतलब एम्प्टी होता है। तो ये हमारे पास इसकी कुछ स्टेट्स ही प्रेम्प्टिव की, यानी कि CPU प्रोसेस को थ्रो कर सकता है। और नॉन प्रिमिटिव में ये है कि प्रोसेस जो है अपनी मर्ज़ी से CPU को लीव करता है। अब ये जो हमारे पास शॉर्टेस्ट रिमेनिंग जॉब फर्स्ट है, इसमें भी वही सेम शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट वाली है कि शॉर्टेस्ट जिसका बर्स्ट टाइम होगा हम उसको देखेंगे, लेकिन इसमें से थोड़ा सा चेंज होगा जब हम क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने इसका क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसमें वही सारा ओल्ड वाला डाटा है जो हमने शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में किया था, लेकिन अब हम इसको किस एल्गोरिदम के साथ करेंगे? शॉर्टेस्ट रिमेनिंग जॉब फर्स्ट के साथ। तो सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास जो है प्रोसेस वन, उसका अराइवल टाइम क्या है? 0 है। तो 0 मिलीसेकंड पर हमारे पास क्या आंसर प्रोसेस आएगा? प्रोसेस वन, ठीक है। अब हमारे पास 0 मिलीसेकंड पर कोई दूसरा प्रोसेस नहीं आया, इसलिए जो प्रोसेस वन है वो CPU में चला जाएगा। तो प्रोसेस वन यहाँ पर हमारे पास आ गया, तो CPU अभी हमारे पास 0 मिलीसेकंड पर है, ठीक है। 0 मिलीसेकंड के बाद क्या हुआ कि मतलब 0 मिलीसेकंड पर आया प्रोसेस वन, तो 1 मिलीसेकंड तक चला। अब प्रोसेस वन 1 मिलीसेकंड तक चल गया हुआ, यहाँ पर इसका बर्स्ट टाइम क्या है? 5 है। तो 1 मिलीसेकंड तक चल गया हुआ ना, तो प्रोसेस वन का बर्स्ट टाइम क्या रह गया? 4 रह गया। लेकिन 1 मिलीसेकंड चलने के बाद क्या हुआ है कि हमारे पास जो प्रोसेस टू है उसका अराइवल टाइम 1 था, तो इसलिए वो आ गया हमारे पास रेडी क्यू में, और इसका बर्स्ट टाइम क्या था? 3। तो यहाँ पर अभी फ़िल वक्त ना हम प्रोसेस वन को काट लेते हैं क्योंकि ये अभी यहाँ पर ही है, ठीक है। तो प्रोसेस वन 1 मिलीसेकंड तक चला है, ठीक है। इसका पहले ब्रस्ट टाइम क्या था? 5, लेकिन अब क्या हो गया? 4, ठीक है। अब क्या है कि हम SRGF को पा रहे हैं, ठीक है, यानी शॉर्टेस्ट रिमेनिंग जॉब फर्स्ट, जिसमें क्या है? प्रेम्प्टिव स्कीम है, यानी जो CPU है वो प्रोसेस को बाहर निकाल सकता है, ठीक है। तो इसमें हमने देखना होता है कि जो ब्रस्ट टाइम है वो किसका कम है। तो अगर हम P1 का देखें, ठीक है, 1 मिलीसेकंड चलने के बाद उसका ब्रस्ट टाइम क्या बचा है? 4, ठीक है। P2 का क्या है? 3, यानी P2 का कम है, तो P2 क्या होगा? इधर हमारे पास आ जाएगा गैंट चार्ट में, ठीक है। तो क्या हुआ कि 1 मिलीसेकंड पे दो चीज़ें हुई, ठीक है। एक तो प्रोसेस टू हमारे पास यहाँ पर 1 मिलीसेकंड P1 चल गया। एक तो ये हुआ कि जो हमारे पास प्रोसेस टू है वो आ गया। दूसरा ये हुआ कि जो प्रोसेस वन था वो हमारे पास वापस रेडी क्यू में चला गया, ठीक है। इसको हम ऐसे स्लैश के साथ प्रेजेंट कर लेते हैं। तो अभी इसका जो ब्रस्ट टाइम है वो कितना है? 4 है, ठीक है, 4 है। अगर हम इसको कंपेयर करें कौन सा कम है, ये वाला कम है प्रोसेस टू वाला, तो इसलिए हमने इसको इंसर्ट करवा लिया। अब क्या हुआ, जो प्रोसेस टू है वो टू मतलब 1 मिलीसेकंड और चला, तो अब कितने हो गए? 2 मिलीसेकंड तक CPU चला है, लेकिन अभी कुछ नहीं हुआ। जब प्रोसेस टू 3 मिलीसेकंड तक चला, ठीक है, यानी कि प्रोसेस टू मत 2 मिलीसेकंड, अगर वन में हम 2 ऐड कर लें तो कितना हुआ? 3 हो गया ना टोटल। तो प्रोसेस टू एक हिसाब से अगर मैं इसको डिटेल में लिख लूँ तो प्रोसेस वन एक हिसाब से 1 मिलीसेकंड तक आगे चला, 2 मिलीसेकंड तक तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर जो प्रोसेस टू है वो 2 से 3 मिलीसेकंड तक चला। अब क्या हुआ? 3 मिलीसेकंड पर हमारे पास प्रोसेस थ्री आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास कौन आ गया? प्रोसेस थ्री। किधर? 3 मिलीसेकंड पर। ये चीज़ याद रखनी है, जो प्रोसेस वन हमारे पास यहाँ से आया था ना, तो वो 1 मिलीसेकंड पर ही आया था। उसका जो अराइवल टाइम है वो 1 है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, 1 है, 2 नहीं है, 1 है, सही है। क्योंकि जब प्रोसेस टू इधर गया था, ठीक है, तब भी सारा कुछ हुआ ना, मतलब प्रोसेस वन 1 मिलीसेकंड तक पहुंचा, प्रोसेस टू नीचे आ गया, ठीक है, और फिर प्रोसेस वन ऊपर चला गया, ऐसे सारा काम हुआ, ठीक है। तो अभी क्या है? प्रोसेस थ्री आ गया, तो प्रोसेस थ्री का बस टाइम क्या है? 3 है। अब अगर हम देखें तो प्रोसेस टू किधर तक चल गया हुआ है? 3 मिलीसेकंड तक, यानी 2 मिलीसेकंड तक चल गया हुआ है। जो हमारा प्रोसेस टू है वो यहाँ से तो रेडी क्यू से तो रिमूव हो गया हुआ है ना, तो अब प्रोसेस टू का टोटल ब्रश टाइम कितना है? 3 है।
तो अगर हम 3 में से 2 निकाल लें तो प्रोसेस 2 का जो बर्स्ट टाइम रह गया वो सिर्फ 1 रह गया। अगर हम प्रोसेस 2 के 1, अगर मैं इधर ऊपर ही लिख लूँ, इसका बर्स्ट टाइम कितना रह गया, 1 रह गया। तो अगर मैं इन हमारे पास रेडी क्यू में ये 2 प्रोसेस पड़े हुए हैं, एक P1 स्लैश और एक P3, तो अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूँ तो P2 कम है ना, तो इसलिए P2 दोबारा एग्जीक्यूट होगा। तो P2 हमारे पास यहाँ पर 1 मिलीसेकंड और चला, तो अब यहाँ पर टोटल कितना हो गया, 4 मिलीसेकंड। और प्रोसेस 2 जो हमारा बर्स्ट टाइम है उसका एंड हो गया, ठीक है। तो एक हिसाब से प्रोसेस 2 पूरा ही एग्जीक्यूट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर 2 प्रोसेस थे, एक P1 स्लैश था और एक P3 था, ठीक है। तो जो हमारे पास P3 था उसका बर्स्ट टाइम कितना था, 3। तो इसलिए जो हमारे पास नेक्स्ट जो आया, ठीक है, प्रोसेस, वो प्रोसेस 3 आया, क्योंकि इसका बर्स्ट टाइम कम था। तो यहाँ से ये कट आउट हो गया, यहाँ पर आ गया। तो जो हमारे पास प्रोसेस 3 है वो भी 1 मिलीसेकंड तक, ठीक है। अगर हम 1 मिलीसेकंड तक इसको सीपीयू में चला दें तो इसका बर्स्ट टाइम कितना रह गया, 2 रह गया एक हिसाब से, यहाँ पर ही मैं लिख लेता हूँ। लेकिन क्या हुआ कि जब वो मतलब 1 मिलीसेकंड और चला तो टोटल कितने हो गए सीपीयू में, 5 सेकंड। 5 सेकंड के बाद क्या हुआ, मतलब 5 पर हमारे पास अराइवल टाइम आ रहा है किसका, प्रोसेस 4 का। यानी अब हमारे पास प्रोसेस 4 भी आ गया और इसका बर्स्ट टाइम कितना है, 4 है। तो यहाँ पर अब मैंने 2 चेंज कर दिया था ना, तो अगर हम कंपेयर करें प्रोसेस 3 अब भी कम है, तो इसलिए प्रोसेस 3 ही एग्जीक्यूट होगा। तो 5 अगर हम इसको काउंट करें तो टोटल ये हमारे पास 7 तक चला, 4 नहीं 5 6 7, हाँ 7 तक प्रोसेस 3 चला, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देख सकते हैं हमारे पास P1 स्लैश है और P4 है, तो दोनों का प्रोसेस जो ब्रश टाइम है वो सेम है, तो इसलिए हम प्रोसेस 1 स्लैश को लेंगे। तो यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया, P1 स्लैश हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास चला 7 में हम 4 को ऐड करें तो 11, ठीक है। और फिर हमारे पास लास्ट जो प्रोसेस था प्रोसेस 4 आ गया, ठीक है। इसको भी हम कट कर दें तो 11 में 4 हम ऐड करें तो टोटल 15। तो यहाँ पर हमारे पास ये कुछ इस तरह का इसका मैप बना है। और इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में करें तो ये जो प्रोसेस 2 है ये एक हिसाब से 1 से लेके 4 तक चला है, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस 2 ये डिटेल में इसलिए बताया था कि समझ में आ जाए। उसके बाद हमने भी इसका वेटिंग टाइम फाइंड करना है। हमारे पास प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 2 है, प्रोसेस 3 है, प्रोसेस 4 है, ठीक है। अब सबसे पहले हमने गैंट चार्ट में देखना होता है, ठीक है। हमारे पास P1 है, लेकिन अब यहाँ पर एक मसला है, ठीक है। तो उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। फिल वक्त हम प्रोसेस 1 को ही देखते हैं। तो प्रोसेस 1 हमारे पास 0 मिलीसेकंड पर आया, तो यहाँ पर हमारे पास 0 आ गया, ठीक है। 0 माइनस, अब प्रोसेस 1 का अराइवल टाइम क्या था रेडी क्यू में, 0 था, ठीक है। तो 0 माइनस 0 इक्वल टू 0, सही है। उसके बाद अगर हम गैंट चार्ट में देखें तो हमारे पास प्रोसेस 2 आ जाता है। प्रोसेस 2 हमारे पास गैंट चार्ट में 1 मिलीसेकंड पर आया, 1 माइनस, तो अगर हम इसका जो है अराइवल टाइम देखें तो हमारे पास क्या था, 1 था, ठीक है। तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास 4 मिलीसेकंड पर प्रोसेस 3 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 आ गया, 4 माइनस प्रोसेस 3 का अराइवल टाइम क्या था, 3 था। यहाँ से वह हम दे सकते हैं 3 था। तो 4 माइनस 3 इक्वल टू कितना हो गया जी, 4 माइनस 3 1 हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे 7 मिली सेकेंड पर 7 मिली सेकेंड है उस पर हमारे पास गैंट चार्ट में P1 स्लैश आ रहा है। तो यहाँ पर मैं साइड पे लिख लेता हूँ P1 स्लैश, तो 7 मिली सेकेंड पर आ रहा है ना, 7 माइनस। अब इसका अराइवल टाइम क्या है, अगर हम अपनी रेडी क्यू में देखें, हमें यहाँ से पता नहीं लगेगा, हमें अपनी रेडी क्यू में देखना पड़ेगा। तो P1 स्लैश का अगर मैं अराइवल टाइम दिखाऊँ तो यहाँ पर मैंने स्पेशली लिखा था, क्या था, 1 था, ठीक है। 7 माइनस 1 इक्वल टू 6। अब यहाँ पर जो हमारे पास P1 है ना और P1 स्लैश है, ये दोनों एक ही प्रोसेस है, बस डिफ्रेंशिएट करने के लिए ना हमने कुछ ऐसा कर लिया था। अब ये जो दो लहदा हमारे पास आया ना, हम इन दोनों को ऐड करेंगे तब जाकर हमारे पास P1 बनेगा। यानी P1 हमारे पास इक्वल है P1, ठीक है, प्लस P1 स्लैश के, ठीक है, P1 स्लैश। तो P1 हमारे पास कितना था, 0 प्लस, और P1 स्लैश कितना था, 6 था। तो 0 प्लस 6 इक्वल टू 6, यानी P1 हमारे पास टोटल कितना बना, 6 बना, ठीक है। P1 हमारे पास इक्वल टू है 6 के, P2 हमारे पास इक्वल है 0 के, P3 हमारे पास इक्वल है 1 के, और अब P4 आएगा। P4 हमारे पास यहाँ पर 11 कैंट चार्ट में 11 मिली सेकेंड के बाद आया, तो 11 माइनस, ओके। और यहाँ पर P4 का जो अराइवल टाइम था रेडी क्यू में वो कितना था, 5 था, ठीक है, अराइवल टाइम। तो यहाँ पर हमारे पास 11 माइनस 5 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास 6 बना। तो अब ये जो P1 और P1 स्लैश थे इनको तो हमने प्लस कर दिया ना, तो ये हमारे पास ये बना। तो अब हम इसका एवरेज वेटिंग टाइम फाइंड करते हैं।
तो वो हमारे पास बनेगा प्रोसेस 1, यानी प्रोसेस 1 कितना है 6 प्लस प्रोसेस 2 कितना है 0। उसके बाद प्रोसेस 3 वो कितना है 1, प्रोसेस 4 कितना है 6, और टोटल कितने प्रोसेस थे 4। टोटल हमारे पास 5 प्रोसेस नहीं थे। ये जो P1 है, ठीक है, ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें, मतलब थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर सकें कि इसका ब्रश टाइम इतना रह गया हुआ है। अगर मैं इधर P1 ही लिख दूँ, ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, तो इसलिए ना हमने इसका थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया, P1 रख दिया। उसके बाद इसको हम अगर कैलकुलेट करें तो यहाँ पर जो हमारे पास इसका एवरेज वेटिंग टाइम है वो 3.25 बना, ठीक है, और मिली सेकेंड लगाना ज़रूरी है, यहाँ पर भी मिली सेकेंड, यहाँ पर भी वगैरह वगैरह। तो ये हमारे पास जो था शॉर्टेस्ट रिमेनिंग जॉब फर्स्ट वाला एल्गोरिदम था।